तो क्या इस वीडियो को देखने के बाद हिम्स हॉस्पिटल आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी भी पेशेंट को? हाँ, इसके बाद हॉस्पिटल आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चाहे वो हिम्स हॉस्पिटल हो, कोई और भी हॉस्पिटल हो। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं विभोर स्वागत करता हूं। आज हम आए हुए हैं फरीदाबाद डॉक्टर बिशरूप रॉय चौधरी जी के पास। डॉक्टर बिशरूप रॉय चौधरी, आपका बहुत बहुत स्वागत है D5 चैनल हिंदी में। थैंक यू विभोर, धन्यवाद। सर, मेरे सामने ये डॉल दिख रही है, इसे एक्सप्लेन कीजिए, ये है क्या? देखिए, ये हमारा मॉडल है। इस मॉडल से आप बहुत सारी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। इसको समझाता हूँ मैं। अब ये मान लीजिए पेशेंट है, ये इंसान है जो लेटा हुआ है। तो मान लो कोई ऐसे हमारे जो पेशेंट होते हैं जिनके पैरों में सूजन आ जाती है। पैरों में सूजन आने का मतलब है कि उसका किडनी ठीक से काम नहीं कर रहा। दैट इज द फर्स्ट सिम्टम्स, है ना। जो लंबे समय तक मान लो रेल यात्रा में या फ्लाइट में बैठे रहते हैं, देन यू सी कि पैरों में सूजन आ गया। ये पहली इंडिकेशन है कि आपकी किडनी उतनी अच्छी तरह काम नहीं कर पाई जितनी उसको करने की ज़रूरत है। तो ऐसे में ये एक हॉस्पिटल की तरह काम कर सकता है। सिर्फ आप इसको गौर कीजिए, जो लोग देख रहे हैं ध्यान से देखें। इसको मैंने बेड को टिल्ट किया बाई 10 डिग्री, अभी 10 डिग्री, नाउ इट इज टिल्टेड बाई 10 डिग्री। 10 डिग्री के एंगल पे टिल्ट हो गया, राइट। और टिल्ट करने के लिए आपको घर पे ये करना पड़ेगा या 3 ईंटें लगानी पड़ेंगी, 3 ईंटें, 3 इधर 3 इधर। तो 1 फीट की हाइट यहाँ पे ऊपर कर देंगे तो इट गॉट टिल्टेड बाई 10 डिग्री। इस एंगल में जब टिल्ट किया आपने, तो इस एंगल में टिल्ट करते ही, और ऐसा अगर वो पेशेंट 1 घंटा कम से कम लेटा रहे, खाली पेट होना चाहिए, नहीं तो खाना मुंह की तरफ जाएगा। तो ये जो ब्लड है पैरों की तरफ का और फ्लूइड है, इट विल गो टुवर्ड्स द किडनी एरिया। तो किडनी को स्टिमुलेट करेगा। और ऐसा रोज करना है और तब तक करते रहना है कुछ दिनों तक, 1 हफ्ता ऑन एवरेज, हफ्ता 10 दिन, कि उसके बाद किडनी की रीवाइटलेशन शुरू होने लगेगी। और उसके बाद आप देखेंगे कि पैरों की जो सूजन आती थी या आ रही थी वो ठीक होने लगेगा। तो देखिए, सूजन आती है, वो डॉक्टर के पास जाते हैं, वो बोलते हैं कि किडनी का टेस्ट कराओ, बोल देते हैं किडनी खराब हो गई है। अब आता है कि इंटरवेंशन, दवाइयाँ, डायलिसिस, वो सब। जबकि सूजन आती है तो दूसरा तरीका कि आपके घर में ही ये बेड है ना। तो ये बेड को ही आपने थेरेपी बना दिया, राइट। पॉस्चरल मेडिसिन से बोलते हैं। आपने पॉस्चर को चेंज किया, रोज आपने डिसाइड कर लिया 1 घंटा ऐसे लेटना है। उसके लिए बड़ा आसान है कि मान लो आप 6 बजे उठने के आदी हैं तो 5 बजे का अलार्म लगा दीजिए। 5 बजे जैसे अलार्म बजा, आपके बेड के साथ में ही एक और बेड ऐसा है जो कि टिल्टेड है, उसमें आप एकदम जाके लेट गए, दोबारा सो गए। चाहे ऐसे लेटे हैं, चाहे ऐसे लेटे हैं, ऐसे लेटे हैं, पॉस्चर कुछ भी हो सकता है, राइट, लेकिन एंगल यही है, राइट। और 1 घंटा और लेट लिया। कई लोग ऐसे हैं कि आधे घंटे में ही उनको थोड़ा सा अनईजी फील होने लगता है। अगर तो ऐसा है तो आधे घंटे में इसको डिस्टर्ब कर दीजिए, यानी कि आपकी बॉडी की कैपेसिटी इस पॉस्चर में लेटने की 30 मिनट्स की है, लेकिन हर दिन बढ़ती जाएगी कैपेसिटी। आइडली आपको 1 घंटा तो करना ही चाहिए, 2 घंटा कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो दिस पॉस्चर इसे कहते हैं HDT, हेड डाउन टिल्ट, हेड डाउन टिल्ट, राइट। हम अपनी मेडिकल भाषा में अपने हॉस्पिटल में बोलते हैं कि पेशेंट को हेड डाउन टिल्ट देना है, तो समझ जाते हैं कि पेशेंट को ये देना है। तो उन पेशेंट के कमरे में हम एक और बेड लगा देते हैं, फोल्डिंग बेड, जिसको इस एंगल पे डाल देते हैं पहले से ही। तो ये छोटा सा बदलाव करके हमारे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिन्होंने घर पे ही अपने आप को ठीक कर लिया। अब ये जो एंगल है, इस एंगल की बहुत सारी और इम्पोर्टेंस भी है। मान लो कोई फेंट हो गया, राइट। स्कूल के असेंबली में लोग, बच्चे फेंट हो जाते हैं ना। अब मान लो जैसे आप खड़े हैं या मैं खड़ा हूँ, ऐसे पोस्चर बिना हिले डुले अगर हम 20 मिनट से अधिक खड़े रहते हैं, देयर आर चांसेस कि हमारा ब्लड पूल होने लगता है टुवर्ड्स द लेग। और जब ब्लड की कमी ब्रेन में होती है तो ऐसे में वी फेंट, स्कूल में आपने देखा, राइट। तो तब उसको हम, फेंट हो गया तो नीचे गिर गया वो एक्चुअली, तो हम उसको नॉर्मली उसको लिटाते हैं, कोई लोग पानी मारते हैं, कोई हवा देते हैं। बट क्या है, उसे जल्दी रिवाइव करना है तो उसके एंगल को 5 डिग्री एंगल पे उसको टिल्ट कर दिया, राइट। उसको एक तो फ्लैट लिटा दिया, तब भी वो रिवाइव हो जाएगा कुछ मिनट में। और अगर जल्दी रिवाइव करना है क्योंकि ब्लड ब्रेन में जाना है, तो ये 5 डिग्री एंगल पे टिल्ट कर दिया। और मान लो किसी के पास ये ऐसा प्रावधान नहीं है कि मान लो ज़मीन ही है तो 5 डिग्री एंगल पे कैसे, उसके लिए तो बेड चाहिए। तो हमने क्या किया, उस पेशेंट के पैर को ऐसे एंगल पे रख के नीचे कुछ सपोर्ट रख दिया ताकि इस एंगल पे रहे, तो भी वो पेशेंट, फेंट वाला पेशेंट, जल्दी रिवाइव हो जाएगा। फेंटिंग कब होती है, जब ज़्यादा देर तक एक ही पोस्चर में बिना हिले डुले खड़े रहें, तब फेंट होता है, राइट। तो ये फेंट की स्थिति है। हीट स्ट्रोक फेंट का ठीक अपोजिट इसे बोलते हैं हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक में बॉडी गर्म होने लगती है, राइट, नंबर 1। नंबर 2, इसमें ब्लड प्रेशर उल्टा बढ़ जाता है। एंड नंबर 3, इसमें कोई स्वेटिंग नहीं होगी,
और नंबर 4, ये जैसे आजकल का जो मौसम है बहुत ही धूप है, ऐसे में कोई अगर डिहाइड्रेटेड पेशेंट हो जाए, इंसान हो जाए, पेशेंट छोड़िए, पानी कम पिया हो, पानी ना हो, लूज मोशन भी लगे हुए हैं, तो बिकॉज ऑफ लेस फ्लूइड एंड लॉट ऑफ हीट अब वो फेंट हो जाएगा, तो इसे हीट स्ट्रोक बोलेंगे। इसे फेंट नहीं, सिंपल हीट स्ट्रोक, इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ फेंट। तो ऐसे में उसका जो एंगल है 5 डिग्री नीचे, राइट। तो इस एंगल में उसे लिटा दिया और उसके ऊपर एक चादर उड़ा दिया जो कि पहले से ही पानी उसमें लगा हुआ है। तो चादर, क्योंकि पानी में से निचोड़ के आपने डाला है, तो चादर से ठंड मिलेगी बॉडी को ठंड मिल रही है और बॉडी का एंगल ये है, राइट। तो इस एंगल में वो हीट स्ट्रोक का पेशेंट कुछ एक मिनट में एकदम से रिवाइव हो जाएगा। रिवाइव जब हो जाए तब पानी पिलाना है। तो पानी उसकी दवा है, एक्चुअली उसी की कमी की वजह से हुआ था, या कुछ और नहीं चाहिए। अब क्या है कि जैसे ये डरावना सीन लगता है कि भाई इंसान फेंट हो गया, बेहोशी हो गया, तो उठा के उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल ले जाने के बाद तो ब्रेन स्कैन करो, सीटी स्कैन करो, अल्ट्रासाउंड करो, उनके पास एक मुर्गा आ गया, राइट। जबकि ये जो फेंट होना और ये जो हीट स्ट्रोक होना ये बहुत ही कॉमन है। दुनिया में देखा कि हर तीसरे इंसान को अपने जीवन काल में कभी ना कभी फेंट होता है या हीट स्ट्रोक हो ही जाता है कभी ना कभी, एवरी 3rd पर्सन, राइट। यानी कि आप लोग अगर 10 लोग बैठे हैं, 10 में 3-4 लोगों को बोलेंगे कि हमें अपने लाइफ टाइम में 1-2 बार ऐसा हुआ है। तो ये कोई ऐसी खतरनाक सिचुएशन नहीं है, सिर्फ समझना ये होगा कि उसमें करना क्या है। तो आप देखिए कि आपका बेड को ही हिला डुला के आप कई सारे इंटरवेंशन ले सकते हैं। अब एक और परिस्थिति ले लेते हैं जिसे कहते हैं GERD, गैस्ट्रिक इसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज। गैस्ट्रिक रिफ्लक्स इसोफेगल डिजीज में क्या होता है कि मुंह की तरफ खाना आता है, जिससे आपके चेस्ट में पेन, हार्ट में पेन, जस्ट लाइक हार्ट अटैक के वाले सिम्टम आ जाते हैं। तो ऐसे में पेशेंट पैनिक होकर हॉस्पिटल पहुंच जाता है। अब फिर उसका एंजियोप्लास्टी करो, एंजियोग्राफी करो, यानी कि वहाँ तो मुर्गा को काटने के लिए बैठे ही हैं। जबकि एक सिंपल सी सिचुएशन है, आपके जो इसोफेगस में वॉल्व है, वो वॉल्व अगर लीकी हो जाता है, ठीक से खुलता नहीं है या बंद नहीं होता ठीक से, तो फूड ऊपर के वो आने लगता है, खासतौर पे जब आप लेट जाते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स को हम अपने हॉस्पिटल में बोलते हैं HUT, हेड अप टिल्ट, हेड ऊपर की तरफ, 5 डिग्री एंगल, 10 डिग्री भी नहीं, 5 डिग्री, थोड़ा सा यहाँ पे एक इंच रख दिया तो ये स्लांटिंग है, हेड अप टिल्ट। ऐसे पोस्चर में इस वाले बेड में पूरी रात भर लिटाते हैं, मतलब उसको इसमें ही सोना है। इस पोस्चर में क्या है कि जो मुंह की तरफ जो आ रहा है फ्लूइड, राइट, वो एसिड वो मुंह की तरफ नहीं आएगा, बिकॉज द ग्रेविटी वो नीचे की तरफ जाएगा, राइट। तो ग्रेविटी का इंपॉर्टेंट रोल है। तो ऐसे में देखा गया है गैस्ट्रिक इसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज के पेशेंट को फायदा होता है, नंबर 1। नंबर 2, ऐसे पेशेंट जिनके आंखों में प्रेशर होता है, आंखों की बीमारी, रेटिनोपैथी वगैरह, तो वो आंखों का प्रेशर भी कम होता है। रात भर वो फ्लैट बेड में नहीं सोते हैं, रात भर वो इंक्लाइंड बेड में सोते हैं, हेड अप टिल्ट, राइट। इंक्लाइंड बाई व्हाट एंगल? बाई 5 डिग्री। 5 डिग्री एंगल में इंक्लाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? लगभग एक ईंट लगा देंगे, तो एक तरफ, जिस तरफ सिर है, तो जितना ऊंचा हो जाएगा दैट इज 5 डिग्री एंगल, राइट। तो ऐसे हम बोलते हैं कि अब इसी में सो। पहले दिन जब सोते हैं तो उसकी नींद अच्छी आने लगती है, गहरी नींद आती है, राइट। और उसके अगर बॉडी में कोई पेन है वो भी कम होने लगता है, और जो आंखों का प्रेशर है वो भी कम होने लगेगा, तो अगले दिन उसे ज़्यादा साफ दिखाई देगा। तो चाहे आंखों की दिक्कत हो, चाहे वो गैस्ट्रिक इसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज़ हो इनमें, या नींद की जिनको दिक्कत है, उनको भी कई बार हमने देखा कि हेड अप टिल्ट, HUT, हट वाले पोस्चर में रात भर लेटना है, तो उसे फ़ायदा होता है। पहले रात को लेटने के बाद सुबह तक अगर वो उसको ज़्यादा अच्छा महसूस हो रहा है, इसका मतलब यह है कि उसके लिए फ्लैट बेड में सोना इज़ नॉट ज़्यादा फ्रूटफुल, उसे इंक्लाइन बेड में सोना है, हेड अप टिल्ट पोस्चर में सोना है। तो आप देख रहे हैं कि ये बेड ही आपका एक तरह से मेडिसिन बन गया, एक तरह से आपका ट्रीटमेंट बन गया। और बेड, ऐसा कौन है जिसके घर में बेड नहीं है, राइट। तो चाहे वो फेंट हो, चाहे वो हीट स्ट्रोक हो, चाहे पैरों में सूजन हो, चाहे वो गैस्ट्रिक इसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज़ हो, चाहे वो आंखों का प्रेशर हो, रेटिनोपैथी हो, इन सब में, या स्लीप डिस्टर्बेंस हो, राइट, तो इन सब में हेड अप टिल्ट का एक बहुत बड़ा महत्व है। स्लीप एपनिया के बहुत सारे पेशेंट होता है जहाँ पे सांसों को लेने में उनको दिक्कत होती है, और रात भर में सांसें अटक अटक के आती हैं, सांसें नहीं आती कई बार। तो ऐसे में इंसान एकदम से उठ जाता है, डिस्कम्फर्ट लगता है, तो उनको भी हेड अप टिल्ट वाले पोस्चर में फ़ायदा होने लगता है, उनकी सांसों की नली खुल जाती है, उन्हें सांसें ठीक से आने लगती है। तो जब वो लेटा है तो ज़रूरी नहीं कि इस पोस्चर में लेटना, वो किसी पोस्चर में लेट सकता है,
राइट। तो ये जो बेड है ना, ये बेड में ही जस्ट बाय यूजिंग द लॉ ऑफ ग्रेविटी कि किस तरफ हमें ब्लड के सर्कुलेशन को डालना है, उसको हम अगर समझ लें तो बहुत सारे मेडिकल कंडीशंस जो बड़े भयानक लगते हैं बड़ा आराम से सॉल्व होते हैं। मान लो किसी को सांसों की दिक्कत है, SpO2 ऑक्सीजन सेचुरेशन किसी का कम आ रहा है, 80 से नीचे चला गया, 70 से नीचे चला गया, 60 से नीचे चला गया, ब्रेथलेसनेस हो रही है, डिफिकल्टी हो रही है, तो बेड तो सिंपल स्ट्रेट ही रहेगा, फ्लैट जैसे, लेकिन उसका पोस्चर हम चेंज कर देते हैं। ये पोस्चर लगभग यानी कि पेट के बल वो लेटा हुआ है और मुंह थोड़ा साइड की तरफ है, इस पोस्चर में वो लेटा हुआ है। इसे कहते हैं प्रोन वेंटिलेशन। प्रोन वेंटिलेशन जब पेशेंट लेटता है तो लंग नीचे है, राइट, तो सॉरी हार्ट नीचे है, लंग ऊपर है, तो लंग इज ओपनिंग अप। जब लंग खुल गया तो खुल के सांस आती है। और अगर आपने ऑक्सीमीटर लगाया है, ऑक्सीजन सेचुरेशन बढ़ता हुआ दिखेगा। इंपॉर्टेंट है कि उसके सिम्टम ठीक होते हुए दिखेंगे, उसकी ब्रेथलेसनेस भी कम होता हुआ दिखेगा। तो लेकिन ऐसे कुछ घंटे तक, 2-4 घंटे, 5 घंटे, 8 घंटे ऐसे लेटा रहना पड़ता है। अगर ऐसे लेटे थक गए तो थोड़ा साइड पोस्चर हो सकता है, बट काम इसमें ज़्यादा करेगा। और फिर भी ज़्यादा जल्दी आराम चाहिए तो एक छोटा सा पंखा 200 रुपये का आता है जो बैटरी वाला, वो हम नाक के सामने लगा देते हैं और फिट कर देते हैं। तो नाक के सामने जब लगातार पंखे से हवा आती है तो ये जो हमारा एरिया, इसके पीछे रिसेप्टर्स हैं, वो रिसेप्टर लंग को खोलते हैं, तो जिससे उसकी सांसें अच्छी होने लगती है। तो देखिए आप कि आपका बिस्तर किस तरह से अलग अलग तरह से, चाहे वो लंग से जुड़े हुए बीमारी हो, चाहे वो पेट से जुड़े हुए गैस्ट्रिक बीमारियां हो, चाहे वो आँखों से जुड़े हुए हो, चाहे वो किडनी से जुड़े हुए हों, तो अलग अलग बीमारियों में सिर्फ आपके बेड के मैनिपुलेशन से, आपके पोस्चर के मैनिपुलेशन से आप उसे ना केवल रिलीफ दे सकते हैं बल्कि उसे ठीक कर सकते हैं। तो जब वो ठीक हो जाए तो ये डिसकंटिन्यू कर दें, ये जो भी मैंने बताया, जब तक ठीक नहीं हो तब तक इसको कंटिन्यू करते रहें। तो आपको मैंने हेड डाउन टिल्ट बताया, हेड अप टिल्ट बताया, आपको मैंने प्रोन वेंटिलेशन बताया। तो ये 3 अलग अलग तरह के पैथीज हो गए। यहाँ पे जो बेसिक प्रिंसिपल काम कर रहा है वो है लॉ ऑफ ग्रेविटी। अभी भी जब आप खड़े हैं, जैसे मैं और आप खड़े हैं, तो यहाँ भी लॉ ऑफ ग्रेविटी हमारे ब्लड को नीचे पुल कर रहा है, लेकिन हमारा हार्ट ब्लड को ऊपर खींच रहा है, तो एक बैलेंस मेंटेन हुआ है, राइट। तो वो बैलेंस जो मेंटेन होता है उसी से हम जिंदा हैं, उसी से हम सारा काम कर पाते हैं। वो बैलेंस कभी कभी लूज हो जाता है, उस बैलेंस को दोबारा मेंटेन करने के लिए अलग अलग परिस्थिति में इस तरह से हम उपयोग में ला सकते हैं। वी कॉल इट पोस्चुरल मेडिसिन। मेरी किताब है 360 डिग्री पोस्चुरल मेडिसिन, उसमें इसके सारे रेफरेंसेस, इसके सारे साइंस दिए हुए हैं। bishrupcom/ebook में जाएंगे तो वो किताब हिंदी इंग्लिश में आप पढ़ सकते हैं। तो नाउ यू सी हाउ योर बेड कैन बी योर हॉस्पिटल, योर मेडिसिन। सर ये जो पपेट दिख रहा है इसका क्या काम है, इसे आप एक्सप्लेन कीजिए। देखिए ये सारे थेरेपीज हम अपने हॉस्पिटल में कराते हैं, इसको ज़रा समझ लेते हैं। कुछ इमरजेंसी सिचुएशन में हम इसको यूज़ करते हैं। मान लो किसी को फीवर हो गया, कोई बुखार का पेशेंट है, बुखार हो गया, बुखार कई सारे कारण से, इन्फेक्शियस डिजीज से होता है मेनली, या कोई भी XYZ कारण से हो गया, पता नहीं चल रहा, लेकिन फीवरिश हो गया। ये फीवरिश या फीवर होना, फीवरिश मतलब उसको बुखार का एहसास हो रहा है लेकिन टेम्परेचर नॉर्मली है, या फिर फीवर हो ही गया जो टेम्परेचर कैसे पता चलेगा, आप उसको छुएंगे, आपके स्किन के टेम्परेचर से उसका स्किन का टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो आप हीट फील करेंगे, तो यानी कि फीवर हो गया। उसके लिए थर्मोमीटर चेक करने की उतनी आवश्यकता नहीं है, करना तो कर लीजिए आप, लेकिन आप सिर्फ छू के पता कर सकते हैं कि छू के माथे में अपने स्किन से ऐसे करके कि उसको फीवर है कि नहीं। अब फीवर इज़ नॉट ए डिजीज़। फीवर का मतलब है कि बॉडी में कोई आतंक आ गया है, कोई वायरस ने अटैक किया, कोई बैक्टीरियल ने अटैक किया, कोई इन्फेक्शन ने अटैक किया, तो बॉडी रिस्पॉन्ड कर रहा है बाय गिविंग फीवर दे के। क्योंकि हाई टेम्परेचर पे 40 डिग्री टेम्परेचर पे सेल्सियस पे आप फीवर जो इन्फेक्शन होता है वायरस, दैट कैन नॉट वर्क, इट हैज़ टू डाई, उसकी अपनी एक्टिविटी डिसरप्ट होने की ज़रूरत हो जाती है, इसीलिए बॉडी फीवर देता है। तो उस वक्त अगर आप पैरासीटामोल लेंगे और फीवर को जानबूझ के नीचे करेंगे तो गड़बड़ क्या होगी कि वो वायरस को मौका मिल जाएगा फैलने का। तो फीवर इज़ आवर टूल। तो हम क्या करते हैं, ऐसे पेशेंट को कोई पैरासीटामोल ना देके हम उसको ऐसे ये बकेट है और बकेट में दोनों पैर लटके हुए हैं और बकेट में पानी है 42 डिग्री सेल्सियस। 42 डिग्री सेल्सियस, ये वीडियो 2-3 बार देखिए ताकि आप भूल ना जाएं। 42 डिग्री सेल्सियस के पानी में जब वो दोनों पैर रखते हैं आधे घंटे तक, तो हम पैरों के माध्यम से फीवर बॉडी में पहुंचा रहे हैं। ऑलरेडी फीवर है और पैरों के माध्यम से फीवर पहुंचा रहे हैं, तो हम बॉडी को एड कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं कि भाई आपको फीवर चाहिए, आई एम गिविंग यू फीवर। अब बॉडी में 30 मिनट्स में उसकी जो लड़ने की शक्ति है वायरस से और बढ़ जाती है। और उसके जब 30 मिनट्स हो गए तो मैंने पेशेंट्स के पैर हटा लिए। अब इस आधे घंटे बाद
टेम्परेचर चेक करेंगे तो आधा डिग्री उल्टा और बढ़ा मिलेगा, लेकिन अब 1 घंटे बाद चेक करेंगे तो होपफुली टेम्परेचर विल बी नॉर्मलाइज्ड, और पेशेंट की जो बॉडी एक है, जो क्लासिक सिम्टम है फीवर आने के बाद जो आते हैं वो सारे वीकनेस वगैरह, उसमें भी उसको रिलीफ मिल जाएगा। तो इसे हम कहते हैं लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन। लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन किसी भी तरह का फीवर हो, किसी भी तरह का फटीग हो, किसी भी तरह का मान लो वीकनेस हो उसमें, या बॉडी एक हो, या फिर रात को नींद ना आ रही हो, तब भी आप नींद ना आ रही हो मान लो रात को, तो आपने पेशेंट को या उस इंसान को ऐसे बिठाया और आधे घंटे तक 42 डिग्री सेल्सियस पानी में, तो होता क्या है कि आपको ध्यान रखना है, ये तो हम बोलते हैं प्राइमरी हार्ट, और काफ मसल्स पैरों के पीछे वाले जो मसल्स हैं उन्हें बोलते हैं सेकेंडरी हार्ट। तो जब इस तरह से आप बैठते हैं तो सेकेंडरी हार्ट पानी के अंदर है, तो आपके जो काफ मसल्स हैं, पिंडली जिसे बोलते हैं, उसी में सारे ब्लड वेसल्स हैं, वो ब्लड वेसल डायलेट होने लगते हैं। जब डायलेट होंगे तो ब्लड प्रेशर कम होगा। जब बॉडी का ब्लड प्रेशर आधा डिग्री कम होता है तो हमें नींद आती है, क्योंकि तब हमारे ब्रेन से सेरोटोनिन रिलीज होता है। तो ये नींद की गोली का काम भी कर सकता है, यानी कि रात को नींद नहीं आ रही तब भी कर लो तो आपको अच्छा लगेगा, नींद आएगी, काम फील होगा। तो आप देखिए कि भाई जस्ट एक बाल्टी और 42 डिग्री सेल्सियस कितनी सारी बीमारियां ठीक हो सकती हैं। तो ये हमारे हॉस्पिटल में जो बकेट है वो ऑटोमेटिक बकेट है। ऑटोमेटिक बकेट हमारे यहाँ से भी आप खरीद सकते हैं, जिसमें पानी डाला, उसको प्लग से लगाया, पानी अपने आप 42 डिग्री में जाके वहीं हॉल्ट हो जाता है। तो पानी को गर्म रखने के लिए बार बार एक और मग से पानी को रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं है उन 30 मिनट्स के दौरान। तो ये है इसका बेसिक पर्पस। एक और पर्पस है, ये देखिए, एक और बाल्टी ले लिया, इस बाल्टी में 12 डिग्री सेल्सियस यानी कि बर्फ़ वाला पानी, बर्फ़ डाल दिया, ठंडा पानी डाल दिया। तो अब इसे कहते हैं कॉन्ट्रास्ट वाटर इमर्शन। कॉन्ट्रास्ट मतलब हॉट कोल्ड, हॉट कोल्ड। ये हम देते हैं जो डायबिटीज़ न्यूरोपैथी के पेशेंट्स हैं, या फिर ये देते हैं जो वेरिकोज वेन्स के पेशेंट्स हैं, या प्लैंटर फैसाइटिस में, यानी कि जिनके हील में बड़ी पेन होती है, मानो कोई किसी ने चाकू चुबो दिया हो, उस तरह के पेशेंट में। तो कैसे रिलीफ मिलता है? 4 मिनट इसमें उसको बैठना होता है, फिर 1 मिनट के लिए ठंडे पानी में दोनों पैर रखना होता है, फिर 4 मिनट के लिए गर्म पानी में, फिर 1 मिनट 12 डिग्री ठंडे पानी में। 12 डिग्री 42 डिग्री, डिफरेंस कितना हुआ? 30 डिग्री। ये 30 डिग्री का डिफरेंस क्या करेगा? उसके जो काफ मसल्स के ब्लड वेसल को डायलेट कंस्ट्रिक्ट, डायलेट कंस्ट्रिक्ट, ये जब करेंगे तो जो वेरिकोज वेन के सिम्टम्स हैं पहले आधे घंटे में ही वो उसमें आराम मिलेगा, राइट। तो प्लैंटर फैसाइटिस के जो सिम्टम है उनमें आराम मिलेगा, डायबिटिक न्यूरोपैथी के सिम्टम है उनमें आराम मिलेगा। तो इस तरह से कई सारी बीमारियों का, और ये रोज़ आधा घंटा कर लो, और जल्दी ठीक होना तो दिन में आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम कर लो। तो ये कॉन्ट्रास्ट वाटर इमर्शन। तो आप देख रहे हैं कि ये जो मैंने बताया ये हम अपने हिम्स हॉस्पिटल में पिछले 2-2.5 साल से कर ही रहे हैं, लेकिन ये घर पे भी किया जा सकता है। इट कैन बी डन एट होम। आपका घर ही एक हॉस्पिटल बन सकता है। बीपी को मेंटेन करने के लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, बीपी को मेंटेन करने के लिए कुछ करना नहीं है, आपकी बॉडी वो खुद ही करती है जितना भी बीपी चाहिए। मान लो यहाँ कोई सांप आ जाता है, आप उसे देखेंगे, उस वक्त बीपी चेक करें तो 200/100, क्योंकि इसे कहते हैं कि फाइट एंड फ्लाइट सिंड्रोम। आपके ब्रेन ने इंटरप्रेट किया कि यहाँ खतरा है, तो यानी कि इंसान को अब ज़्यादा ताकत चाहिए, तो उसे लड़ने के लिए या भागने के लिए, दोनों केसेस में, राइट। तो बीपी बढ़ जाता है, राइट। जब आप दौड़ते हैं तो बीपी बढ़ जाता है। तो बीपी कितना कब चाहिए ये बॉडी मेंटेन करता है, उसके लिए हमें कुछ नहीं करने की ज़रूरत है। लेकिन जब उसको इंटरफेयर करते हैं दवाइयों से या जो लाइफस्टाइल आपकी ख़राब है उसकी वजह से, तो सारा कुछ बैलेंस बिगड़ जाता है। तो बीपी को अगर तो ज़्यादा है, कम कैसे करना है, तो मैंने आपको बता दिया, आधे घंटा इस कर लीजिए, बीपी 20 mm में गिर जाएगा, ये हॉट वाटर। और अगर बीपी कम है, किसी का बढ़ाना है, जितना उसका नॉर्मली रहता है, मान लो किसी का 100/60 आ गया, उसे चक्कर आने लगे, वीकनेस आने लगी, तो 1 चम्मच हम कॉफ़ी लेते हैं, कॉफ़ी पाउडर, 1 ग्लास गर्म पानी में उसको डाल देते हैं, मिला देते हैं, और उसको बोलते हैं धीरे धीरे पी जाओ। तो इससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो बीपी को बढ़ाने के लिए कॉफ़ी, बीपी को घटाने के लिए दिस, और बीपी को अगर बढ़ाना है किसी का तो एक और थेरेपी है जो मैंने आपको बताया अभी। इसमें मान लो ये पेशेंट है, जब मैं इसको हेड डाउन टिल्ट पोस्चर में लिटा दूँ तो ब्लड पूल होगा, इससे बीपी बढ़ जाता है, बट माइनर बढ़ता है। जिसका बीपी ऑलरेडी कम है उसी का बढ़ेगा। कितनी डिग्री टिल्ट करना होगा इसे? ये 10 डिग्री फॉर 1 आवर एटलीस्ट, राइट। तो बीपी को अपने काबू में करने के लिए कम करना, ज़्यादा करना, सारा कुछ इसी का खेल है, ग्रेविटी का खेल है, राइट। ब्लड वेसल को डायलेट करने का खेल है,
राइट। तो इतनी सिंपल चीज़ है। तो इसमें बॉडी का जो बेसिक मैकेनिज्म है उसी को हम लिवरेज कर रहे हैं, उसी को यूज़ कर रहे हैं, ग्रेविटी को मैनिपुलेट कर रहे हैं और उसी से हम जो ब्लड प्रेशर की मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे ये बेडशीट दिख रही है और इसकी वायर नीचे तक जा रही है, ये क्या है, इसे एक्सप्लेन करिए। देखिए, ये जो बेडशीट है इसे कहते हैं 0 वोल्ट बेडशीट। ये बेडशीट को अगर आप ध्यान से देखेंगे, चूँकि इसमें तारें लगी हुई हैं, लेकिन तारें इतनी महीन है कि आपको सिर्फ ये डिज़ाइन दिख रहा है, राइट। तो ये तारें शायद उस कैमरे से नहीं, अगर आप जूम करें तो ये जो लाइनें दिख रही हैं, दीज आर वेरी वेरी 0.01 mm के का डायमीटर का ये तारें हैं। कॉपर वायर है, कॉपर वायर, ये टिन प्लेटेड कॉपर वायर है और वो हमने जब वीव किया, जब कपड़ा बना तब साथ में वो तारें भी डाल दी हैं। उन तारों का एक छोर यहाँ पे लगा दिया और ये छोर जो है ये सीधे ज़मीन में जा रहा है और ज़मीन में, मान लो फर्स्ट फ्लोर में रहते हैं तो ये ज़मीन में जाके आप ये देख रहे हैं, ये एक लंबा ये कॉपर रॉड है, इसको कहीं मिट्टी में हम गाड़ देते हैं जहाँ तक ये नीचे तक चला जाए। तो अब आप हमारे हॉस्पिटल आएंगे तो देखेंगे, या आप मेरे ऑफिस में भी देखेंगे कि जितने भी लोग हमारे ऑफिस में बैठे हैं उनके पैरों के नीचे भी 0 वोल्ट इस तरह के स्ट्रिप लगे हुए हैं। हमारे हॉस्पिटल में आएंगे तो देखेंगे कि हर पेशेंट के बेड में ऐसे ही बेड शीट रखा हुआ है। अब जब पेशेंट इसमें लेटता है या बैठता है, जैसे ही उसका स्किन इसे टच होता है तो वो धरती से कनेक्ट हो जाता है। धरती की जो वोल्टेज होती है वो 0 वोल्ट होती है और जब आप धरती को छूते हैं तो आपकी वोल्टेज भी 0 हो जाती है। जब हमारी वोल्टेज 0 होती है तो हमारी इम्यूनिटी पीक पे होती है, हाईएस्ट पीक पे। तो मान लो किसी को वुंड है, किसी को इन्फ्लेमेशन है, किसी को इन्फेक्शन है, राइट। तो ये सारी चीज़ें तभी हमारी क्योर होगी जब हमारा वोल्टेज बॉडी की 0 हो जाए। 0 वोल्ट करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि धरती से जुड़े रहो, जैसे बाकी जानवर जुड़े रहते हैं। लेकिन इंसान चप्पल पहनता है, सड़क पे चलता है, जो कि धरती से जुड़ता नहीं है, कंक्रीट पे चलता है। तो धरती जुड़ने के लिए मिट्टी से कनेक्ट हो जाओ, धरती से, कोई गमले वाले मिट्टी से नहीं, या अगर धरती में जो घास उगे हो उसके ऊपर नंगे पैर चलो। लेकिन नंगे पैर आप कितनी देर चलेंगे, आधा घंटा, 1 घंटा, राइट। लेकिन ऑन एवरेज हमने देखा कि 10 घंटे आप धरती से कनेक्टेड रहेंगे तो आपको हीलिंग इफेक्ट आएगा। 10 घंटे कनेक्ट रहने का तरीका है कि ऐसा एक 0 वोल्ट बेडशीट आप बना लीजिए, या हमसे भी खरीद सकते हैं, और उसको बिछा लीजिए अपने बेड पे और उसी पे आप सोइए हर रात। और ये इंस्टॉल करना है। मेरा घर 7वें फ्लोर पे है, तो यानी कि ये तार मुझे लंबा करना पड़ा और ये तार लेके मैंने बालकनी से नीचे डाल दिया और तार सीधे जाके ज़मीन में और ज़मीन में से गाड़ दिया। तो यानी कि आई कैन मेंटेन 0 वोल्ट वाइल आई एम स्लीपिंग, राइट। तो चाहे आप पेशेंट हो, चाहे आप हेल्दी इंसान हो, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम लाइक एनिमल्स, इट इज़ बेटर कि आपकी बॉडी की वोल्टेज 0 रहे। जिस तरह से जो सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट आप देख रहे हैं, ये टीवी में भी 3 पिन प्लग लगा हुआ है। 3 पिन, तीसरा जो पिन है ऊपर वाला, वो क्या है, अर्थिंग पॉइंट है। अर्थिंग पॉइंट क्यों है? क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, इसको अर्थ से अगर कनेक्ट करेंगे तो इसकी आयु बढ़ जाएगी, राइट। तो ठीक इसी तरह से जो एसी लगे हैं, पंखे लगे हैं, लाइट लगे हैं, सब में अर्थिंग है। हमारी जो बॉडी है वो भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है और एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की तरह काम करती है। जब आप ईसीजी करते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जब एक डॉक्टर स्टेथोस्कोप से आपको चेक करता है हार्ट का रेट, तो यानी कि वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल पल्स को चेक कर रहा है। तो आपकी बॉडी भी एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, तो आपकी बॉडी ज़्यादा अच्छा काम करेगी, ऑप्टिमम लेवल पे ज़्यादा अच्छी आई होगी जब आपका बॉडी भी अर्थ से जुड़ा हो। अब अर्थ से जुड़ा होने के 2 ही तरीके हैं, या तो अर्थ सीधे चले जाओ और ज़मीन के ऊपर बैठ जाओ, ज़मीन को छुओ, या फिर आप इनडायरेक्टली इस तरह से भी अर्थिंग ले सकते हैं। और ये धरती से इलेक्ट्रॉन, जो लोग इंजीनियर से दे विल अंडरस्टैंड, इलेक्ट्रॉन या जो इलेक्ट्रिकल मैकेनिक है वो भी समझ सकते हैं। इलेक्ट्रॉन लिटरली इस तार के माध्यम से इस बेड पे आता है। बेड में भी क्योंकि कॉपर वायर लगे हैं, उसके माध्यम से आपके बॉडी में आता है। और बॉडी में जब इलेक्ट्रॉन आएगा, याद रखिए जितने तरह की इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, इन्फ्लेमेशन कॉजेज बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन भरपूर होगा तो इन्फ्लेमेशन गायब हो जाएगा, या इन्फ्लेमेशन आएगा नहीं। तो इस तरह से आप अपने आप को हील कर सकते हैं। इवन जब आप सो रहे हैं तब भी आपकी बॉडी हील हो रही है, आपकी इम्यूनिटी बिल्ड हो रही है। तो इन द एब्सेंस ऑफ अर्थिंग, जब तक आप अर्थ से कनेक्टेड नहीं रहेंगे तब तक आपको इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, तब तक आपकी इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स कम नहीं हो सकते। तो उसका ये जुगाड़ किया गया, एक बार बनाना है, एक बार करना है, ज़िंदगी भर फ्री में आपको अर्थिंग मिलती रहेगी। मैंने देखा है आपके हिम्स हॉस्पिटल में क्रोनिक किडनी डिजीज पेशेंट बहुत सारे हैं, तो उनका ट्रीटमेंट आप कैसे करते हैं? देखिए, क्रोनिक किडनी डिजीज पेशेंट को हम पहला तो हेड डाउन टिल्ट कराते हैं, जो मैंने समझाया। दूसरा DIP डाइट पे रखते हैं, जो आपके चैनल में कई बार मैंने बताया है। तीसरा उनको हॉट वाटर इमर्शन में रखते हैं।
अब मान लो ये पेशेंट है, इस पेशेंट को हॉट वाटर का एक टब है, इस पेशेंट को बिठा दिया, 40 डिग्री सेल्सियस का पानी है, राइट। आप अगर ऐसे देखें, राइट, तो अब पानी का लेवल हम पहले तो पेट तक ही रखते हैं और उसको आधे घंटे ही करने बोलते हैं। जब लगता है कि आधा घंटा वो आराम से बैठ पा रहा है तो अगले दिन 40 मिनट्स, 50 मिनट, 1 घंटा। जब 1 घंटा हो गया, अब हम पानी के लेवल को ऊपर करते रहते हैं धीरे धीरे, और अल्टीमेटली हमारा गोल है पानी का लेवल यहाँ तक हो। हम पेशेंट को इस पोस्चर में बिठा देते हैं, हॉट वाटर टब है, ये 40 डिग्री टेम्परेचर का पानी है और पानी की लेवल हम पेट तक ही रखते हैं। पहले दिन आधे घंटे पेशेंट बैठता है, किडनी पेशेंट, और धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ाते रहते हैं, धीरे धीरे टाइम भी बढ़ाते रहते हैं जैसे जैसे उसकी स्टेमिना बैठने की बढ़ती है। और गोल ये कि 2 घंटा रोज बैठे और पानी यहाँ तक हो। जब ऐसा होता है तो आपकी स्किन बनती है थर्ड किडनी। जो काम किडनी नहीं कर पा रही वो स्किन के रास्ते वो टॉक्सिन निकलने लगते हैं, चाहे वो क्रिएटिनिन हो, यूरिया हो, यूरिक एसिड हो या पोटेशियम हो, राइट। तो अब उससे पेशेंट के जो सिम्टम्स हैं, चाहे लो यूरिन आउटपुट है, चाहे पैरों में स्वेलिंग है, चाहे वो वीकनेस है, चाहे लो हीमोग्लोबिन है, इन सब में इंप्रूवमेंट दिखाई देने लगता है। चाहे उसकी ब्रेथलेसनेस है, उन सब में कमियां दिखाई देने लगती हैं। चाहे उसका अनकंट्रोल्ड हाई ब्लड प्रेशर है, वो तो पहले दिन ही कंट्रोल में आ जाता है ज़्यादातर पेशेंट के लिए। तो दिस इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस हॉट वाटर इमर्शन। हॉट वाटर इमर्शन हमारे हॉस्पिटल में जो लगे हुए हैं उसमें 40 डिग्री मेंटेन करने के लिए इलेक्ट्रिक पैनल लगा हुआ है जिससे गीजर कनेक्टेड होता है, और ताकि वो 40 डिग्री से अधिक भी टेम्परेचर ना रहे और 40 डिग्री के नीचे भी ना रहे। तो इस तरह से हम इसको मेंटेन करते हैं। तो क्या इस वीडियो को देखने के बाद हिम्स हॉस्पिटल आने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी भी पेशेंट को? हाँ, इसके बाद हॉस्पिटल आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चाहे वो हिम्स हॉस्पिटल हो, कोई और भी हॉस्पिटल हो। हालांकि हमारे हिम्स हॉस्पिटल में इसके अलावा पंचकर्मा थेरेपी को भी दिया जाता है। पंचकर्मा थेरेपीज में जो कि घर पे नहीं कर सकते, फास्ट रिजल्ट आते हैं, और या फिर ड्रग टेपरिंग करना हो, दवाइयों को छुड़ाना हो, इंसुलिन टेपर डाउन करना है, वहाँ सूझबूझ की ज़रूरत है। तो ऐसे केसेस में, या कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं कि ये सारी चीज़ों को कैसे करना है उनके मन में हिम्मत नहीं आती, डायलिसिस को भी छुड़ाना है, कैसे टेपर डाउन करे वो नहीं समझ पाते। तो ऐसे में कई बार हमारे एक्सपर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन टेक्निक्स इतने सिंपल हैं। मैं ये चाहता हूँ कि जो लोग मुझे सुन रहे हैं एटलीस्ट इसे शुरू कर सकते हैं कहीं ना कहीं से, उसी से आपको जब लाभ मिलेगा तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। इरादा यही है कि वीडियो कुछ इस तरह से हमने बनाने की कोशिश की ताकि आप मॉडल के माध्यम से आप समझें मुश्किल से मुश्किल बीमारियां भी आसान तरीक़ों से बिना पैसा खर्चे किए घर के कन्वीनियंस में ही ठीक किए जा सकते हैं। इमरजेंसी मेडिकल कंडीशंस में क्या कर सकते हैं? किसी इमरजेंसी आ गई, किसी को ब्रेन स्ट्रोक हो गया, हार्ट अटैक आ गया, तो क्या करें हम? तो वो तब ये सब थोड़े धीरे धीरे काम करते हैं। इनको काम करने में 1 घंटा लगता है, 2 घंटा लगता है, लेकिन तब कुछ मिनट में काम करना पड़ेगा, कुछ सेकंड में काम होना चाहिए। उसके लिए हमें यूज़ करना है प्रेशर एज मेडिसिन, राइट। तो मान लो कोई कार्डियक अरेस्ट का पेशेंट है, अचानक वो कार्डियक अरेस्ट आ गया, तो प्रेशर कहाँ डालना है? अब देखिए, निपल लाइन, यहाँ से अगर लाइन खींचें, स्टर्नम लाइन खींचें, तो जहाँ पे वो मिलता है उसके ठीक 3 सेंटीमीटर लेफ्ट हैंड साइड एंड 1 सेंटीमीटर डाउन। तो ये जो जगह है, ये जगह है, इसके पीछे नीचे वेंट्रिकल्स होते हैं, राइट। तो वो वेंट्रिकल को अगर सही मात्रा में पुश करेंगे, दबाएंगे, कार्डियक कंप्रेशन जिसे बोलते हैं, तो इंसान जिंदा हो सकता है, रिवाइव हो सकता है। तो ठीक इसी तरह से मान लो किसी को लंग की दिक्कत आ गई अचानक, या मान लो किसी को टैकीकार्डिया आ गया, मतलब हाई हार्ट रेट, तो उसको लंग में प्रेशर डालना होता है, उसके अलग टेक्निक्स होते हैं। तो अलग अलग इमरजेंसी में प्रेशर एज मेडिसिन कैन हेल्प यू टू कम आउट ऑफ इट। लेकिन इस एपिसोड को बढ़ाना करते हुए उसके लिए एक स्पेशल एपिसोड कर सकते हैं, या फिर अभी आपने एक वीडियो डाला भी हमारा, राइट, इमरजेंसी के लिए 1.5 घंटे का वीडियो। उस वीडियो में आप जाएंगे तो उस वीडियो में भी आप देखेंगे कि हमने प्रेशर एज मेडिसिन को यूज़ करके हार्ट अटैक हो, ब्रेन स्ट्रोक हो, अस्थमा अटैक हो, ऐसे ऐसे इमरजेंसी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में भी आप कुछ एक सेकेंड्स के अंदर पेशेंट को रिवाइव करने में मदद कर सकते हैं। जाते जाते आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश बड़ा क्लियर है कि समय आ गया कि आपको अपना डॉक्टर बनना पड़ेगा। यू हैव टू बिकम